तो मैनचेस्टर यूनाइटेड किस्मत देख रहे हो, मतलब एक तो भगवान की लाख लाख शुक्र है कि हम लोग पेनल्टी शूटआउट जीत के और एफए कप के फाइनल में पहुंच गए, लेकिन तुम किस्मत देखो एक बार मैनचेस्टर यूनाइटेड की। एक तो अभी हम यूरोपा में बाहर होके आए हैं सविया से, जो कि इफ नॉट ऑलरेडी द वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस है एरिक टेन हैग के अंडर हमारा। उसके बाद यहाँ पर डेविड दे ऑल टाइम लो जो कि पेनल्टी सेव करेंगे, उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड और यहाँ पर जेडन सैंचो जिन्होंने पेनल्टीज मिस करी, और विलारियल वाला वो जो यूरोपा लीग फाइनल का हमारा देजा हुआ है वो तो आएगा ही आएगा। जस्ट इमेजिन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच हार जाती तो इस ड्रेसिंग रूम में ये अपने आप को आपस में मुंह कैसे दिखाते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात भाई, एरिक टेन हैग अपने पहले ही सीजन में विदाउट अ प्रॉपर स्ट्राइकर, इतनी इंजरीज के बाद, और अब मैं तो ये कहूंगा कि ये वाला फाइनल काराबाओ कप के फाइनल से ज्यादा बड़ा वैल्यू रखता है, क्योंकि हम इस फाइनल में वन ऑफ द बेस्ट टीम जिसको बिल्डअप में बेस्ट का पेप गार्डियोला ने ब्राइटन के अगेंस्ट विदाउट वरान एंड लिसांद्रो मार्टिनेज हमने क्वालिफाई किया है। इस मैच में ना 0-0 रहा 120 मिनट तक, लेकिन मैं कहूंगा कि ये मैच सही में 4 स्टार था आउट ऑफ 5 बॉक्स ऑफिस अगर एंटरटेनमेंट की बात करें, क्योंकि एक्चुअली में दोनों टीम्स एक दूसरे को हराने के लिए उतरी थी। ऐसा नहीं था कि यहां पर दोनों में से एक टीम पीछे बैठ गई और बस सोक कर रही है सारा प्रेशर और एक ही तरफ से धक्का लग रहा है। धक्के यहां पर दोनों तरफ से लग रहे थे और धक्के होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो उनके लिए ये एक बढ़िया स्टोरी थी। देखो ऐसा नहीं कि ब्राइटन के पास कोई अपने मोटिवेशन नहीं थे, उनके पास भी थे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि एक तो अगर प्रीमियर लीग की बात करें तो यहां पर वो यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, और अगर एफए कप की बात करें तो जो थोड़ी सी मैं कहूँगा कि इलीट से जस्ट नीचे की जो टीम्स होती है ना, उनके लिए ये कप कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये एक डायरेक्ट उनके लिए एक एक्सेस होता है किसी भी ट्रॉफीज को जीतने के लिए। और पिछले कुछ टाइम में हमने ये चीज़ देखी है, चाहे हम यहाँ पर लेस्टर सिटी की बात करें, चाहे हम मिकेल आर्टेटा की शुरुआत की आर्सेनल की बात करें, चाहे हम यहाँ पर वैसी किसी भी क्लब की बात करें जिसने आउट ऑफ नोवेयर कोई भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन जीत लिया हो, चाहे हम बात करें यहाँ पर रियल बेटिस ला लीगा, मतलब ऐसी बात कर सकते हैं हम। लेकिन आज के मैच के मैं तुमको पहले अगर टेम्पो की बात बताऊं तो टेम्पो हाई इंटेंसिटी का मैच था, ठीक है, और तुम ब्राइटन जैसी टीम से एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि वो हाई इंटेंसिटी पे ही खेलेगी। अब चाहे तुम उनके सामने मैनचेस्टर यूनाइटेड को रख दो, चाहे तुम यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को रख दो, या फिर कहीं से उठा के तुम स्पर्स को रख दो। खैर स्पर्स की लुंगी फट गई है, वो तो हम अभी बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर ना इस गेम का फोकस ऐसा था कि यूनाइटेड का हाई प्रेस और यहाँ पर ब्राइटन का हाई प्रेस, और उसके बाद ये दोनों थक जाते थे, तो फिर यहाँ पर दोनों टीम का एक सटल प्रेस होता था, एक पैसिव गेम प्ले मिलता था। मतलब लगभग 5-10 मिनट का एक ऐसा फेज आता था जहां पर गेम ठहर जाता था, मतलब रुक जाता था। ऐसा लगता था कि दोनों टीम अब थोड़ा सेफ खेलने वाली है। मतलब मैं कहूँगा कि 115 और 120 मिनट जो ऐसे टाइम फ्रेम होता है लास्ट का 5 मिनट, इसमें पैर कांपते हैं दोनों टीम के। और फिर भी यहाँ पर ब्राइटन भी धक्के लगा रही थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी लगा रही थी, बल्कि यूनाइटेड ज़्यादा लगा रही थी। अब देखो ऐसा है कि ब्राइटन ना यहाँ पर क्लिनिकल लेवल पे लैक करती है, उनके पास एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है। फर्गसन नहीं था इस मैच पे, और जैसे मार्च ने भी यहाँ पर 2-3 मैच चांसेस मिस करे थे। और मैं अगर यहाँ पर मैनचेस्टर की बात करूँ तो उनका प्रेस इतना इफेक्टिव नहीं था, बल्कि उन पर क्लिनिकल एज जाता था। लेकिन उसमें भी आज मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ी फीकी रही। लेकिन एक चीज़ तो हमको माननी पड़ेगी कि एरिक टेन हैग ने चाहे अपना प्रेस इफेक्टिव कराओ ना कराओ, लेकिन ब्राइटन का प्रेस फिर भी काफ़ी हद तक इनइफेक्टिव कर दिया था। लेकिन एक चीज़ मैं मानूंगा कि भैया ब्राइटन जितना काम और कॉन्फिडेंस रहती है ना बॉल पे, उनकी फटती, आप उनको यहाँ पर कहते हैं ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर लगा नहीं सकते उनके प्लेयर्स पे, चाहे आप कैसिडो की बात करो, चाहे आप एस्टुपिनियन की बात करो, चाहे मिटोमा की बात करो। लेकिन हाँ भाई, मिटोमा से याद आया यार, एरन विसाका की अगर हम बात करें तो उससे बेटर 1v1 टैकलिंग में कोई है क्या? मेरे को लगता है कि आज एक भी बार ऐसा नहीं होगा जब मिटोमा ने यहाँ पर एरन विसाका को बीट किया होगा 1-on-1। आई थिंक सारे के सारे डुअल बैटल एरन विसाका जीत गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम सोचो कि यहाँ पर टेन हैग ने डायलो को खिलाने के लिए बिसाका को नहीं हटाया, बल्कि बिसाका को तो अपनी ही जगह रखा। टेन हैग ने डायलो को राइट बैक पे डाल दिया, लेफ्ट बैक पे, और लूक शॉ को सेंटर बैक पे। ये और चीज़ बताता है कि मैग्वायर का फ्यूचर इस क्लब में क्या है। और यहां पर अगर हम अगर फॉल्ट की बात करें तो एरिक टेन हैग को पता है कि डिफेंस में फॉल्ट किसका है। एक चीज मैंने ऑन नोटिस करी कि डेविड दे को यहां पर प्ले आउट फ्रॉम द बैक का कोई झंझट डाला ही नहीं। उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स भाई, जब सविया जैसी टीम हाई प्रेस करके निकाल सकती है तो लाइक ब्राइटन की, जिसका अगर हम पीपीडीए की बात करें यानी कि पास पर डिफेंसिव एक्शन की बात करें इन प्रीमियर लीग, वो सेकंड बेस्ट है।
और ब्राइटन अटैकिंग थर्ड में, तो भैया बॉल मिनट से पहले निकाल लेगी। तो डेविड दया से तो टेन हैग ने पहले ही कह दिया था कि भैया तेरे को पीछे से कोई बिल्डअप करने की जरूरत नहीं, तू बस उड़ा दियो। और हमने देखा भी था कि बहुत टाइम में उड़ाया, बहुत टाइम उसने उड़ाया ये चीज। हाँ, ये आप कह सकते हो कि वो कितना सक्सेसफुल रहा और कितना अनसक्सेसफुल रहा। अच्छा, एक चीज ये भी मैं मानूंगा कि आज ब्रूनो फर्नांडिस बहुत अच्छा खेला, लेकिन मार्कस राशफोर्ड मैं, और अगर मैं मार्शियल की बात करूं तो उसके टर्न्स ना, मतलब लग तो रहा है कि मार्शियल का फुटबॉल ब्रेन करना चाहता है, कुछ है दिमाग में, कुछ चल रहा है, लेकिन इंटेंसिटी गेम की इतनी तेज थी ना कि उसकी अभी भी फिजिकल फिटनेस या शार्पनेस की बात करूं वो थोड़ी सी यहाँ पर दूर ही है। अगर मैं ब्राइटन की बात करूं तो वो चांसेस बहुत क्रिएट करना चाहते हैं। उनकी 1v1 पासिंग की बात करूं, सबकी पासिंग की बात करूं, एवरीथिंग लुक्स गुड, सिर्फ जो फाइनल थर्ड में उनके फाइनल पास है ना वो बेकार है, जो उनके शॉर्ट एग्जीक्यूशन है वो बेकार है। और यहां पर मैं कहूंगा कि आज तो मेरे को वो सेट पीसेस में भी कुछ इतने डरावने या फिर इतने थ्रेटनिंग लगे नहीं। खैर ओवरऑल अगर हम बात करें एरिक टेन हैग की, तो भैया वो यहां पर अपने पहले ही सीजन में 2 फाइनल में जा चुका है, जिसको एक जीत भी गया है। ये उससे बड़ी चीज है, क्योंकि अब से 5 साल पहले की बात करें तो हम सिर्फ 2 ही फाइनल में गए थे और दोनों हार गए थे। लेकिन यहां पर भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये बताता है कि एरिक टेन हैग को उसके सेट ऑफ प्लेयर्स अगर मिल गए, एरिक टेन हैग को उसकी फिलॉसफी अगर एक्सर्ट करने को मिल गया, तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ओवरऑल भाई बहुत सही मजा आया। और पेनल्टीज की मैं बात करूं तो यस, ये यूनाइटेड के प्लेयर्स, एक तो अच्छा मेरे को पसंद नहीं आया कि टेन हैग सोच क्या रहा था, क्योंकि टेन हैग ने अपने की इन्फ्लुएंशियल प्लेयर, जैसे अगर हम बात करें ब्रूनो फर्नांडिस को और बाकी के प्लेयर्स की मैं बात करूं, तो उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जबकि पता था कि पेनल्टीज पे जा सकता है गेम। तो या तो ये हो कि एरिक टेन हैग सोच रहा था कि पेनल्टीज तक गेम लेके जाना ही नहीं है, वो चांस ही नहीं लेके चाहता था और गेम को पहले ही किल करना चाहता। बट सोचो कितना बड़ा रिस्क था कि पेनल्टीज पे गया भी और मैनचेस्टर यूनाइटेड इवेंचुअली जीत भी गई। लाइक ओवरऑल आई थिंक गेम काफी सही था। लेकिन इसी के साथ बात करें अगर बार्सिलोना की, तो भाई एक और ऐसा गेम जहां पर बार्सिलोना ने 1-0, भाई कितने सारे गेम बार्सिलोना ने 1-0 से निकाले। अब देखो ये अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी। अब देखो सबसे पहले अच्छी चीज की बात बताता हूं। देखो बात ऐसी है कि यहां पर जो पिछले कुछ टाइम के रिजल्ट रहे हैं, जहां पर सवाल भी खड़े हुए हैं कि ये जो लास्ट फाइनल सीजन का स्ट्रेच है उसमें क्या जावी अपनी टीम को मोटिवेट रख पाएगा क्या कि भैया अभी भी सीजन में खेलने को है, अभी स्विच ऑफ होने का वक्त नहीं है। और उसमें भी अब जब पेड्री और फ्रैंकी डियोंग वापस से इंजरी से वापसी आ रही है, तो इनको टीम में वापस से इंटीग्रेट करवाना भी एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। लेकिन ये चीज थोड़ी बुरी भी है। अब देखो बुरी इसलिए क्योंकि जिस टीम में लेवेंडोव्स्की जैसे प्लेयर हैं, जिस टीम में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो टीम 1-0 से निकल रही है। तो इसका मतलब ये तो है कि आपका जो आपका स्नाइपर है, जो आपका पोचर है, जो आपका स्ट्राइकर है आउट एंड आउट लेवेंडोव्स्की, वो अपनी फॉर्म में है नहीं। और उसमें मेरे को लगता है कि अब यहां पर आउट एंड आउट एक्सक्लूसिव वीडियो निकालनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अच्छी चीज ये है कि एथलेटिको मैड्रिड को हराना कोई आम बात नहीं है। देखो मैंने यहां पर 60-65 मिनट तो लग के देखा था, जब तक आई थिंक 9-9 नहीं हुए थे। बार्सिलोना की पासिंग मेरे को ठीक लग रही थी, बल्कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर एथलेटिको बात करें उनको चांस नहीं थे। ग्रीजमैन भी अच्छा खेल रहा था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर उनके डिफेंस, अगर यहाँ पे एंजल कोरिया की मैं बात करूँ वो भी ठीक था, लेकिन बार्सिलोना कन्वर्जन रेट में है अच्छी। फेरान टोरेस की बात करूँ वो लेवेंडोव्स्की को दे देता, लेकिन उसने शूट लिया, वो अच्छा था, वो मार दिया, दैट वाज गुड। सर्जियो बुस्केट्स अगेन काफी सही खेल रहा था, लेकिन रफीनिया भाई इस गेम में मेरे को सबसे बढ़िया लगा। रफीनिया कुछ ना कुछ करने की चाह रखता है और कर भी देता आज के मैच में, बट जस्ट अ वन ऑफ मैच जहां पर बार्सिलोना कन्वर्जन नहीं रख पाती। एंड अगेन अगर तुम किसी मैच में से मेरे को बार्सिलोना के डिफेंस की बात करोगे तो रोनाल्डो लाराओ एक ही नाम आएगा मेरे दिमाग में। और हाँ भाई टर स्टेगन की अगर हम बात करें तो भाई उसने अपनी क्लीन शीट येट अगेन उसने रख ली, जो कि बहुत क्लोज आ गई थी एथलेटिको मैड्रिड एक बार। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि अगर लेवेंडोव्स्की की बात करें तो लेवेंडोव्स्की का जो स्लोपीनेस है भैया वो कब जाएगी, क्योंकि फॉर्म में तो वो नहीं है। क्योंकि अगर लेवेंडोव्स्की फॉर्म में, तो ये भी बात कंफर्म है कि बार्सिलोना यहां पर 1-0 से नहीं जीत रही होती। और 1-0 ये दूसरी बार नहीं है, बल्कि अगर आप बार्सिलोना के इस बार ला लीगा के फिक्सचर देख लोगे तो 1-0 में वो बहुत मैचेस जीत चुके हैं। अच्छी बात यह है कि एथलेटिको मैड्रिड जो कि इजी टीम नहीं है, और अगर नए साल की बात करें तो उसमें भी बहुत एग्रेसिव खेल रही है एथलेटिको मैड्रिड और अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आ रही है। तो अच्छी बात है, बार्सिलोना के प्लेयर्स को मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस लेवल बात करें तो अच्छा उनका मोटिवेशन हो जाएगा, हाई मोरल। इसी के साथ अगर बात करें अब लुंगी फटने की, तो भैया न्यूकासल यूनाइटेड ने 20 मिनट के अंदर 5 गोल मार दिए। शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि स्पर्स और न्यूकासल के बीच का डिस्टेंस 6 घंटे का है। मतलब कोई फैन अगर स्पर्स से वहां गया होगा देखने के लिए 20 मिनट में 5 गोल, तो उसको तो वैसे ही दिल का दौरा पड़ गया होगा। लेकिन ये टीम ने यार होपलेस टीम है। आप अगर देखो, पहले तो बात तो ये है कि स्टेलिनी ने पैक 4 खिलाया जिसका कोई औचित्य बनता नहीं है। मतलब पेरिसिच भी विंगर है, उसको विंग बैक बना दे, ठीक है सब बना दे। कारास्को को भी विंग बैक बना रखा है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है।
बहन जो फुल बैक वो कहेगा मेरा काम करो, मेरे को ब्लाउज पहना दो, मैं नाच और लूंगा यहाँ पे, गुलफाम कली बना दो मेरे को तुम। उधर से अगर उस साइड की बात करें पेड्रो पोरो, वो उसका भी सेम हिसाब है भैया, विंग बैक है, फुल बैक नहीं है। और उन दोनों के बीच में जो दो टट्टों को बिठा रखा था, यानी कि एरिक डायर को बैक 3 के अलावा बैक 2 में खिलाओगे तो मतलब ही, एक तो पहली बात तो वह भी होती। उसके बाद आप क्रिस्टियन रोमेरो की बात करो, इतना पैसिव, इतना स्विच्ड ऑफ, मतलब टीम आउट ऑफ शेप, हाई लाइन खिला रहे, कोई पता, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इतना घटिया लगता है ना। इन पे ऐसा लगता है कि इनको और मारो, इनको सैक कर दो, इनको ही सैक कर दो, इनका मैनेजर को नहीं, इनको ही सैक कर दो। अच्छा, बात यह है असल में कि टॉटनहम जिस तरीके का परफॉर्मेंस डाल रही है उस हिसाब से इनकी एडवर्टीजमेंट अच्छी हो नहीं रही, क्योंकि आप 5-0 20, क्योंकि आप एक मैनेजर, बहुत कम ऐसा होता है कि जब किसी की टीम के स्कोर बोर्ड को देखता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको रखा ही इसलिए जा रहा है ना कि वो स्कोर बोर्ड पे ऐसा रिजल्ट ना देखे, लेकिन वो आने से पहले ये देखेगा ना कि क्या टीम है, ना कोई बैलेंस है, ना कोई यूनिटी है, ना कोई फ्यूचर है, ना कोई भरोसा है, ना कोई दिलासा है ना, ना कोई आगे ना पीछे, बस चल रही है गाड़ी। मतलब हर चीज, कॉन्टे की टैक्टिक्स मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि आइडलिस्टिक वाली टैक्टिक्स है, लेकिन उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था आज से कुछ टाइम पहले कि ये प्लेयर्स सिर्फ एक्सक्यूज के लिए ढूंढते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनका लाइक टॉटनहम में मेरे को लगता है कि इनका मोटो ये होना चाहिए कि चेंज के नाम पे मैनेजर सैक कर दो, ऐसे क्लब चलता नहीं है। और बिग 6 में अब मेरे को बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि या तो ये बाहर जाएंगे और या फिर ब्राइटन एस्टन विला इनको अपने आप ही बाहर कर देगी, और ये तो बहुत तब की बात है जब मैं वेस्ट हैम और लेस्टर का डाउनफॉल ऑलरेडी काउंट कर रहा हूँ। ये इनको सोचना पड़ेगा कि इनका फ्यूचर मैनेजर सैक करने में और वापस से अपॉइंट करने में, या फिर अब थोड़ा सा दिमाग मैनेजमेंट पे भी लगा लेंगे, खास तौर से उसको कौन है वो, विन डीजल के टट्टे को भी बता दो।